सुबह के 9 बज चुके थे। राय बड़े बाजार की हवेली के बाहर आम की पुरानी डालियां हवा में झूम रही थीं, लेकिन अंदर की हवा जहरीली और भारी थी। रसोई घर से पतीले के ढक्कनों की आवाज आ रही थी, पर उसमें वो जान नहीं थी। वो रोबोट की तरह बज रही थी। काव्या गैस के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में चमचा था, पर नजरें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई। उसने एक लंबी सांस ली, जो उसकी थकान नहीं बल्कि दबी हुई आक्रोश थी। रोज वही उठना, वही इस हवेली के 4 दीवारों में कैद होना। शादी के नाम पर जिंदगी भर की जेल मिल गई। मेरे सपने, मेरी आवाज, सब इसी चूल्हे चौके में दफन हो गए। डाइनिंग हॉल में उसका पति आदित्य आदित्य नाश्ता कर रहा था। उसकी पूरी दुनिया उसके लैपटॉप की स्क्रीन तक सिमटी थी। उसे इस बात का आभास तक नहीं था कि उसकी पत्नी के मन में क्या आग धधक रही है। काव्या नाश्ते की प्लेट लेकर आई और टेबल पर रख दी, थोड़ा जोर से। लो, परांठे हैं, आज हाथ से जल गए लगते हैं, मन नहीं लग रहा था। आदित्य ने बिना सिर उठाए कहा, कोई बात नहीं, खाना आता है काय काय ते अति का आ सरे पर लायक है। अफचाय का का बाटू आ पाए अपो सा का आ क्या पाओ, तुम भी खा लो। काव्या बैठ गई, पर उसने अपनी प्लेट में कुछ नहीं डाला। वो बस आदित्य को घूरती रही। जब आदित्य ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? ये चेहरा क्यों बना रखा है? कुछ बात है? यही वो मौका था जिसका काव्या इंतजार कर रही थी। उसने अपनी आवाज में एक कृत्रिम थकान और लाचारी भर दी। आदित्य, मैं क्या बताऊं? मैं सच में टूट चुकी हूं। सुबह से शाम तक बस यही हवेली, यही किचन, यही जिम्मेदारियां। दादी जी की दवाई, फिर तुम्हारा नाश्ता, फिर बाजार, फिर लंच। एक पल की फुर्सत नहीं। मेरी अपनी कोई जिंदगी रही ही नहीं। आदित्य ने परांठे का टुकड़ा तोड़ा और बीच में ही टोक दिया। पर घर का काम ही तो है, और फिर मालती बाई काम वाली भी तो है ना। काव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे आदित्य की समझ पर तरस खा रही हो। मालती बाई, वो तो बस ऊपर ऊपर का काम करके चली जाती है। असली जिम्मेदारी तो मेरे ही सिर है ना। तुम्हारी माँ। वो थोड़ी रुकी। माँ जी तो अब बस भजन पूजा और आराम में ही रहती हैं। उन्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब ही नहीं रहा। आदित्य ने घड़ी देखी। उसे ऑफिस जल्दी था। वो इस रोज रोज की ड्रामेबाजी में नहीं पड़ना चाहता था। देखो काव्या, अगर काम ज्यादा लगता है तो मालती बाई को थोड़े और पैसे देकर कह दो। मैं शाम को बात करूंगा, अभी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। रेखा। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। काव्या उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। बीज बो दिया गया था, अब उसे पानी देने की बारी थी। जैसे ही आदित्य की कार सड़क पर निकली, काव्या की थकान गायब हो गई। वह अपने कमरे में गई और एक बाम निकाली। थोड़ी सी बाम अपनी कनपटी पर लगाई और एक सूती दुपट्टा सिर पर कसकर बांध लिया। शीशे में खुद को देखा, एकदम सही। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वह अपनी सास सुशीला देवी के कमरे की ओर चली। सुशीला देवी पीर अक्से नीचे बाप के तबाती को उम्र 65 के पापा आपको अरे सारे के पार आपको पापा को आता पाइपो। खिड़की के पास बैठी गीता पढ़ रही थी। उनका चेहरा शांत और तपस्वी था। उन्होंने दरवाजे पर नजर डाली और काव्या को देखकर चौंक गईं। अरे बेटी, ये क्या? सिर पर पट्टी क्यों? तबीयत ठीक तो है? काव्या ने कराहते हुए कहा। कहते क्या बताऊं माँ जी, सुबह से ही सिर फटा जा रहा है। लगता है माइग्रेन हो गया है, चक्कर आ रहे हैं। सुशीला देवी तुरंत उठी और पास आकर उसका माथा छुआ। हल्का बुखार तो है, दवाई ली? आदित्य को बताया? नहीं माँ जी, उन्हें ऑफिस की जल्दी थी, परेशान नहीं करना चाहती। सोचा लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, पर वो जानबूझकर रुकी। पर क्या बेटी? पर आज तो मालती बाई का भी फोन आया है, वो नहीं आ रही। उसके बच्चे बीमार हैं और दोपहर का खाना अभी तक बना ही नहीं। यह पूरा का पूरा झूठ था। सुशीला देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। काम वाली का न आना उनके लिए भी मुसीबत था, क्योंकि उनके घुटने भी अब साथ नहीं देते थे। काव्या ने मौका देखा, हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, अगर आप बुरा न माने, आज बस आप ही खिचड़ी बना दीजिएगा क्या? मैं तो सच में उठ नहीं पा रही। सुशीला देवी एक पल के लिए ठिठकी। उनके घुटनों में दर्द था। गर्मी में रसोई में खड़े रहना उनके लिए सजा थी, लेकिन बहू की हालत देखकर उनका ममतालु दिल हाँ कर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ आराम करो, मैं संभाल लूंगी। काव्या के चेहरे पर जीत की एक झलक दिखी, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। धन्यवाद माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपकी क्या? वह लौटकर अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, दुपट्टा उतार फेंका, ऐसी ठंडी कर दी।
फोन उठाया और अपनी सहेली को मैसेज किया। कामयाब रहा प्लान। बुढ़िया किचन में पसीना बहाएगी, हम यहाँ आराम। बस थोड़ा इमोशनल ड्रामा करो, ये पिघल ही जाती हैं। उधर ड्राइंग रूम में बैठे काव्या के ससुर विजय राय सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को रसोई की ओर जाते देखा और आह भरी। वो जानते थे कि यह सब एक नाटक है, पर बोले कुछ नहीं। बेटे की खुशी और घर की शांति के नाम पर चुप रह गए। रसोई में सुशीला देवी ने सिंक में झूठे बर्तन देखे। एक पल के लिए उन्होंने आंखें मूंदी, फिर हिम्मत बांधकर काम में जुट गईं। पसीना उनकी झुर्रियों से होकर बह रहा था, जबकि उनकी बीमार बहू ठंडे कमरे में सोशल मीडिया के रील्स देखकर हंस रही थी। 2 हफ्ते बाद यह सिलसिला चल निकला था। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी चक्कर। मीरा के रोग बदलते रहते, नतीजा एक ही रहता, सारा काम सुशीला देवी के सिर। आदित्य को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी की तबीयत वाकई खराब है। उसका रवैया भी बदल गया था। वह मां से सख्ती से बात करने लगा था। एक रविवार को मीरा ने बाहर जाने की जिद की। आदित्य ने मां बाप को भी चलने को कहा तो मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मां जी के पैरों में दर्द रहता है, मॉल में इतना चलना उनके लिए ठीक नहीं, हम दोनों ही चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। सुशीला देवी की आंखों की चमक फिर मर गई। हाँ बेटा, तुम लोग जाओ, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहां। उनके जाने के बाद रसोई में बर्तन धोते हुए सुशीला देवी के हाथ से एक गिलास छूट गया और टूट गया। वहीं फर्श पर बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। विजय राय ने आकर उन्हें संभाला। जी, यही हमारी किस्मत है। बेटा अपनी पत्नी के झूठे दर्द तो देख रहा है, अपनी मां के असली दर्द पर अंधा क्यों हो गया। विजय राय ने सिर झुकाकर कहा, गलती हमारी भी है सुशीला। हमने उसे इतना लाड़ प्यार दिया कि वह अपने से बड़ा किसी को समझ ही नहीं पाया, और अब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है जो इस बहू ने बांधी है। मोड़ तब आया जब आ गई ननद। शाम को मीरा और आदित्य जब लौटे तो मीरा ने अपनी सास के लिए एक सस्ती साड़ी निकाली और अपनी मां के लिए एक महंगी बनारसी साड़ी दिखाई। देखिए मां जी, ये मेरी मां के लिए लाई हूं, उनका जन्मदिन है, वो उठा। सुशीला देवी ने पूछा, कितने की है बेटा। बस 15,000 की है, सेल में मिल गई। 15,000? सुशीला देवी को याद आया, पिछले महीने जब उन्हें नए चश्मे के लिए 2,000 रुपये चाहिए थे तो मीरा ने कहा था, अभी पैसे टाइट हैं, अगले महीने देखेंगे। आदित्य ने पानी मांगा। विजय राय ने अचानक आवाज दबाकर कहा, आदित्य पानी फ्रिज में है, अपने हाथ पांव तो हैं, अपनी मां को हुक्म देने की आदत छोड़ो, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। सब चौंक गए। विजय राय ने सीधे मीरा की ओर देखा। मीरा, बीमारी का ढोंग करके घर का काम सास पर डालना और फिर मॉल में घूमना, ये कौन सी बीमारी है। तुम आदित्य को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। आदित्य गुस्से में खड़ा हुआ। पापा, आप मीरा का इतना अपमान। अपमान सच का होता है बेटे। डॉक्टर की पर्ची दिखाओ, दवाई दिखाओ जो ये खा रही है। आदित्य चुप हो गया। उसने कभी पर्ची नहीं देखी थी। मीरा रोने लगी। विक्रम, देख लिया ना, मुझे यहां रहने नहीं दिया जाएगा, या तो तुम हो या ये लोग। उसने धमकी दे डाली। आदित्य ने पल भर के लिए सोचा, फिर मीरा का पक्ष लेते हुए माता पिता को डांट दिया। उस रात 2 बूढ़े खामोशी से रसोई में खाना बनाते रहे। उनका बेटा उनके दुश्मन बन बैठा था। अगले दिन अनचाही मेहमान दोपहर में अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुशीला देवी ने दरवाजा खोला। सामने उनकी बेटी तन्वी खड़ी थी, जो दूसरे शहर में रहती थी। मां! तन्वी ने गले लगा लिया, पर गले लगाते ही उसने महसूस किया मां का शरीर कितना दुबला, कमजोर हो गया है। मां, ये क्या हालत है, इतनी कमजोर क्यों हो गई। पापा कहां हैं और भाभी। सुशीला देवी ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, उम्र का तकाजा है। भाभी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द है, आराम कर रही हैं। उनकी साहा। तन्वी की नजरें तीखी हो गईं। वो मां की आवाज में छिपी पीड़ा पड़ सकती थी। मां, तुम बैठो, मैं खुद पानी ले लूंगी और भाभी से मिलकर आती हूं। नहीं बेटा, वो सो रही होंगी, डिस्टर्ब होगा। अरे मां, ननद हूं उसकी, हाल चाल तो पूछूंगी ही। तन्वी सीधे मीरा के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था, धक्का देते ही वह खुल गया। अंदर का नजारा देखकर तन्वी स्तब्ध रह गई। ऐसी 18 डिग्री पर चल रहा था। मीरा पेट के बल लेटी थी, कानों में ईयरफोन, फोन पर कॉमेडी वीडियो देखकर ठहाके लगा रही थी। पास ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल और चिप्स का पैकेट पड़ा था। बीमारी का नामो निशान नहीं था। मीरा ने हलचल महसूस की और पलट कर देखा। तन्वी को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। अरे दीदी, आप कब आई। उफ्फा फा कब क्या पा का के का तेता आ मेरी कमर।
आपका पापा। तन्वी ने दरवाजे पर हाथ टेक कर कहा, भाभी आपकी कमर का दर्द तो आपकी हंसी सुनकर ही ठीक हो जाना चाहिए था। गजब की बीमारी है जो बाहर सन्नाटा और अंदर ठहाके पैदा करती है। मीरा सहम गई। तन्वी ने आगे बढ़कर कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल उठाई। वाह, डॉक्टर ने माइग्रेन में ठंडा पीने और चिप्स खाने का नई रिसर्च है क्या? मीरा आक्रामक हो गई। दीदी आप बिना इजाजत मेरे कमरे में, और मेरी बीमारी का मजाक नहीं, सच देख रही हूं। सच ये है कि तुम्हारा दर्द बाहर मेरी मां की आंखों में है। वो मां जिनके घुटने जवाब दे चुके पर तुम्हारे लिए रोटियां बेल रही हैं। तन्वी ने गुस्से से कहा, मैं भी बहू हूं भाभी, थकान मुझे भी होती है, पर अपनी सास को नौकरानी बनाकर खुद महारानी बनना यह बीमारी नहीं, बेशर्मी है। झगड़ा बढ़ गया। जब आदित्य घर आया तो मीरा ने फिर से नाटक शुरू कर दिया। आदित्य ने तन्वी पर ही गुस्सा निकाला। तन्वी ने आईने का काम किया था, पर आदित्य ने आईना देखने से इनकार कर दिया। तन्वी के जाने के बाद माहौल और खराब हो गया। मीरा ने अलग रहने की धमकी दी। आदित्य ने माता पिता को ही दोषी ठहराया। एक दिन का पैसा। मीरा ने सूटकेस पैक किया और चली गई। उसे लगा आदित्य उसे रोक लेगा, पर आदित्य ने एक शर्त रखी, जब तुम्हें एहसास हो कि तुम एक पत्नी बनकर वापस आ रही हो तब आना, मायके में सच का सामना। मीरा को लगा मायके में उसका स्वागत होगा, पर हुआ उल्टा। उसकी भाभी ने साफ कह दिया, तुम मेहमान नहीं बोझ हो, अपना खर्चा खुद उठाओ। उसके भाई ने उसे आरसेना को पासी की सदर बहुत देकर टाल दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ ससुराल में जो सुरक्षा, इज्जत और प्यार मिल रहा था वो उसकी पत्नी की हैसियत से था। बेटी बनकर वह यहाँ सिर्फ एक अतिथि थी जिसका स्वागत सीमित समय के लिए था। उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। तन्वी ने उसकी असलियत की तस्वीर सबको भेज दी थी। उसे पहली बार सच्चा पश्चाताप हुआ। भूखे पेट, ठंडे खाने और अपमान ने उसे जगा दिया। उसने तन्वी को फोन किया, रोते हुए कहा, दीदी मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे घर वापस लौटना है। तन्वी ने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हें वापस बहू बनकर आना होगा, ओशा मेहमान बनकर नहीं। माफी सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से मांगनी होगी। और आदित्य तुम्हें लेने नहीं आएगा, तुम्हें खुद वापस आना होगा। वापसी शुरुआत नई। अगली सुबह मीरा सूटकेस लेकर शर्मा हवेली के गेट पर खड़ी थी। घंटी बजाई। सुशीला देवी ने दरवाजा खोला। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मैं मीरा, मुझे अंदर आने दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आदित्य ने सख्त शर्त रखी, 1 महीने तक तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, जैसा मां कहेंगी वैसा होगा। मीरा ने सिर झुका लिया, मंजूर है। उसकी वापसी के बाद के 6 महीने एक परीक्षा थे। वो सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, सास की सेवा करती, बिना किसी शिकायत के सब काम करती। धीरे धीरे विश्वास की डोर फिर से बुनने लगी। एक दिन सुशीला देवी ने घर की तिजोरी की चाबियों का गुच्छा मीरा के हाथ में रख दिया। आज से तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो बेटी। उस रात आदित्य ने मीरा को वह क्रेडिट कार्ड वापस दिया जो उसने ब्लॉक किया था। मीरा ने वापस कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास सबसे कीमती चीज है, मेरे पास मेरा परिवार, मेरी इज्जत। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मीरा, आदित्य या सुशीला देवी की नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जहां रिश्तों की डोर छोटे छोटे झूठ और अहंकार से कमजोर पड़ रही है, जहां मां का त्याग और बहू की जिम्मेदारी दोनों ही भुलाए जा रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि घर की नींव प्यार और सम्मान से बनती है, छल और आराम से नहीं। अहंकार का महल हमेशा ढहता है, सच्चाई चाहे देर से ही सही सामने आ ही जाती है। और सबसे बड़ी बात, माफी और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है, बशर्ते दिल से तैयारी हो। रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जोड़ने पर दरार तो रह ही जाती है। उन्हें संभाल कर रखिए। अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए या बनते इसीलिए क्योंकि वो खंभे हैं जिन पर हमारे घर की छत टिकी है। और अपनी जिम्मेदारियों को प्यार से निभाइए, क्योंकि यही प्यार ही है जो एक घर को घरौंदा बनाता है।